नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमिक नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बेटा हमारी जो एक सीरीज चल रही है उसमें विज्ञान की सीरीज़ का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम साइटोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। जो भी विद्यार्थी चाहे किसी भी ग्रुप के, चाहे मैथ ग्रुप का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट का हो, अगर उसको विज्ञान जो बायोलॉजी सब्जेक्ट, हमेशा मैंने ये देखा कि जो अन्य ग्रुप के बच्चे हैं चूँकि वो ऑलरेडी बेटे साइंस पढ़े नहीं रहते, इसलिए उनको बायोलॉजी से बहुत दिक्कत रहती है। वो बायोलॉजी को एकदम इतना डरते हैं बायोलॉजी से कि वो कहते हैं कि सर मेरे को बायोलॉजी बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो बेटा आज से आपकी ये बायोलॉजी की जो डर है, बायोलॉजी के नाम का ये जो भय है, वो हमेशा हमेशा के दूर कर देंगे। ठीक है, बस हमारी इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, 1 से 2 बार देखिएगा। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा वीडियो आप कहीं नहीं देखे होंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अपने मन में एक इमेजिन करिए कि जिस हमारा ये घर जो है, घर, इसका सबसे बेसिक चीज़ क्या है। आखिर ये जब घर बनाया जा रहा था तो उस घर को बनाने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है, किस चीज़ से ये घर बनाया गया, तो आपके मन में उत्तर आता है। आप ये मन में सोचते हो कि सर हम ईंटों को जोड़ जोड़ करके घर बनाए हैं। ये हमारा घर है, ये घर है, ये घर में हमने ईंटें लगा दिया है और इन ईंटों से ये हमारा क्या बन गया, घर बन गया। बेटा जिस तरह इस घर को बनाने के लिए ईंटों को सहारा लिया गया, ईंटों से घर को बनाया गया, ईंटों को जोड़ जोड़ करके घर बनाया गया है, इतना विशाल भवन तैयार किया है। तो बेटा इसी को आप अपने शरीर के ऊपर अप्लाई करो ना। जिस प्रकार ये भवन बना है, ठीक उसी प्रकार हमारा ये शरीर भी तो बना है। हमारा ये शरीर भी तो बना है। ये हमारा पूरा शरीर भी तो किससे बना है? इसी छोटी छोटी इन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं से हमारा ये शरीर भी बना है। बेटा बात समझ में आ रही है? अर्थात शरीर की जो सबसे छोटी यूनिट है ये सेल है। जैसे थोड़ी देर के लिए हम मान लेते कि ये मेरा आँख है, तो ये आँख की कोशिका हो गई, ये आँख की कोशिका हो गई, धीमे धीमे ये नाक की कोशिका हो गई, फिर ये मुंह की कोशिका हो गई, मुंह की कोशिका हो गई। ठीक है, ये कान की कोशिका हो गई, ये कॉलर बोन की कोशिका, ये कॉलर की कोशिका हो गई, फिर इधर ये ग्रसिका है, ग्रसिका की कोशिका हो गई, धीमे धीमे ये आपका क्या है, स्टमक है, स्टमक की कोशिका। ठीक है, हमारा पूरा का पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। और इस लिविंग थिंग्स में जितने भी हमारे सजीव हैं, जो उनका निर्माण होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और प्रत्येक कार्य भी हमारा क्या होता है, कोशिकाएं ही करती है। हम कुछ भी नहीं करते। हाथ भी हमारा ये मूवमेंट कर रहा है तो कोशिकाओं के कारण कर रहा है, क्योंकि हाथ में ये उंगली है, इसमें उंगली की कोशिकाएं हैं, उंगली की कोशिकाएं। ये पाम है तो पाम की कोशिकाएं हो गई। ठीक है ना। ये आपका पूरा का पूरा हाथ है, हाथ की कोशिकाएं। आँख है तो आँख की कोशिकाएं, मुंह है, मुंह की कोशिकाएं, ब्रेन की कोशिकाएं। मतलब कुल मिला के बेटा कहने का मतलब ये है कि हमारा का पूरा शरीर इन छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसीलिए कोशिका को हम जीवन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको, कुछ फैक्ट नोट डाउन करते जाइए। तो आपको ये समझ में आ गया कि आखिर कोशिका क्या है। ठीक है, कोशिका क्या है, कुछ फैक्ट नोट कर लीजिए। आप देख लीजिए, सेल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग्स। ठीक है ना। जो हमारा सजीव तंत्र है, जो भी जितने भी प्राणी, जीवित प्राणी हैं, उन सभी के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, हमारी सेल है। सजीव का मतलब होता है बेटे जिसमें जीवन होता है, जो जीवित होते हैं, जो जीवित वस्तुएं हैं, जिनमें आखिर आपको बताएंगे कि जीवित लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं और उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते क्यों हैं। आखिर ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, कौन कौन सी मेटाबॉलिज्म है जिनके कारण हमको लिविंग थिंग्स बोलते हैं। बस अभी आप इतना ध्यान रखो कि इस संसार में जितने भी प्राणी जीवित हैं उन सभी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल है। फिर बेटा वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल। एनिमल का मतलब होता है जंतु। जंतु में हम भी आते हैं, चींटी, इंसेक्ट, बहुत सारी कैटेगरी डिवाइड है। वो सभी किस में आते हैं, हमारे लिविंग थिंग्स में आते हैं, जिनमें जीवन की समस्त क्रियाएं पाई जाती है। ठीक है, तो उन सभी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल। दूसरी चीज आप लिखिए,
सेल इज ए structural and functional unit of livings। ठीक है, सेल जो है कैसी यूनिट है, स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट है। इन दो वर्डों का भी अर्थ आप समझ लिए बेटा। क्यों हम आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि ये आपके जब आप 9वीं 10वीं पढ़ रहे होंगे उस समय आपने इन शब्दों को अच्छे से गहराई से ना पढ़ा होगा, तो इसका मतलब आपको बता देना चाहते हैं बेटा। जिस प्रकार हम पूरा भवन जो होता है ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरह हमारा शरीर भी किससे बना होता है, किससे बना होता है, सेल से बना होता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे ये छोटी छोटी सेल है, ये छोटी छोटी सेल है, इस सेल से मिलकर क्या बन गया, हमारा टिश्यू बन गया। क्या बन गया, ये सेल है, इस सेल से क्या बन गया, ये टिश्यू बन गया। फिर ये टिश्यू जुड़ करके क्या बना दिए, अंग बना दिए, ऑर्गन्स बना दिए। क्या बना दिए, ऑर्गन बना दिए। फिर ये ऑर्गन जुड़ करके क्या बन गया, ये अपना ऑर्गन सिस्टम बन गया। ऑर्गन सिस्टम, और फिर इस ऑर्गन सिस्टम से ही क्या ये पूरा बन गया, अपना बॉडी बन गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, अपना बॉडी हो गया। बॉडी, बहुत सारी बॉडी, जब मतलब कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, बहुत सारे लोग बन जाएंगे, तो फिर वहाँ पॉपुलेशन बन जाएगी। ठीक है, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी बन जाएगी, कम्युनिटी के बाद बन जाएगा आपका बायोस्फीयर बन जाएगा, बायोस्फीयर बन जाएगा। बायोस्फीयर के बाद आपका इकोसिस्टम बन जाएगा, इकोसिस्टम के बाद आपका क्या बन जाएगा, बायोम बन जाएगा, और बायोम के बाद पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। तो बेटा जो जीवन की ये जीवन है, इस जीवन की सबसे छोटी इकाई सेल है, सेल के बाद टिश्यू है, टिश्यू के बाद ऑर्गन है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम है, और फिर बॉडी है। अर्थात जब बहुत सारी सेल हैं, जो बहुत सारी सेल है, वो सेल जुड़ करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन, जब बहुत सारे ऑर्गन बन जाएंगे तो अपना एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, और फिर पूरे जब ऑर्गन सिस्टम में एक सिस्टमेटिक शरीर हो जाएगा तो उसको हम बॉडी बोल देते हैं। ठीक है, तो चूंकि बेटा हमारी इस बॉडी की स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, सेल बना रहा है। हमारे इस बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल है, और सेल से ही टिश्यू बना, टिश्यू से ही ये ऑर्गन बना, ऑर्गन से ही ऑर्गन सिस्टम बना, फिर से बॉडी बनी। तो बेटा इन सभी का स्रोत क्या है, सेल। अगर सेल ना होता तो टिश्यू नहीं बनता, टिश्यू नहीं बनता तो ऑर्गन नहीं बनता, ऑर्गन नहीं बनता तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता, और फिर अपनी बॉडी। तो चूंकि बेटा अपने पूरे शरीर की स्ट्रक्चर सेल से बनी थी, इसलिए हम इसे स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं बेटा, फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है कार्यात्मक इकाई। ये संरचनात्मक है, संरचना कैसे किसने बनाया, सेल ने बनाया। अब कार्यात्मक इकाई क्यों बोलते हैं, तो बेटा ध्यान से देखना, देखो बेटा सेल है, सेल जुड़ करके क्या बना दी, टिश्यू बना दी, टिश्यू जुड़ करके आपका अंग बना दी। थोड़ी देर के लिए हम आँख की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आँख का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो बेटा जो हमारी आँख की कोशिकाएं हैं, सबसे पहले कोशिकाएं थी, कोशिकाएं वो जुड़ करके क्या बना दी, आपकी टिश्यू बना दी। ठीक है, और टिश्यू मिलकर के आँख बना दी। तो बेटा आँख का काम क्या है, देखने का काम है देखने का काम। हाथ का इसी तरह उदाहरण ले, जो हाथ की कोशिकाएं होंगी, हाथ की कोशिकाएं वो हाथ की टिश्यू बनाएंगे, फिर टिश्यू मिलकर के पूरा हाथ बना दिए, और फिर इस हाथ का क्या रोल है, आप कोई भी वर्क कोई भी चीज़ इससे करते हो। पैर की कोशिकाएं ले लो, सेम यही कहानी पैर में भी है कि वहाँ की जो कोशिकाएं हैं वहाँ पे टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू बनाने के बाद टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन बनाएंगे, फिर पूरा का पूरा वो ऑर्गन बॉडी बन जाएगी, ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा, और फिर उसको हमने क्या, वो हमारा पैर चलने का काम करेगा, खेलने का काम करेगा, कूदने का काम करेगा। पेट की चीज़ें ले लो, पचाने का काम करेगा। तो कुल मिला के बेटा हमारे शरीर के जितने भी हिस्से हैं वो जो भी वर्क करते हैं किसके कारण करते हैं, कोशिका करते हैं। वो आँख हमारे काम नहीं करेगी, आँख की जो कोशिकाएं वो देखने का काम करती हैं। हाथ हमारा काम नहीं कर रहा है, हाथ की जो
कोशिका है वो काम कर रहे हैं। पैर हमारा चलने का काम नहीं कर रहे, जो पैर की कोशिका है वो चलने का काम करे। इसीलिए इसे हम फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, सबसे कार्यात्मक इकाई बोलते हैं। बात समझ में आ गई ये बात? बेटा अगर आपकी कोई भी डाउट रहेंगे, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जरूर लिखिएगा और हम आपको उस कमेंट का स्वागत करेंगे। और आप पूरी कोशिश करेंगे कि जब हम आपको अगला वीडियो बनाएं तो उस वीडियो में आपके उन डाउट को हम दूर कर सकें। ठीक है, तो बेटा ये चीज़ें तो समझ में आ गई कि आपकी कोशिका क्या है, उसे हम स्मॉलेस्ट यूनिट और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। ठीक है, चल अब बात करते हैं कि सेल शब्द आया कहाँ से, इसका अस्तित्व कहाँ से, आखिर ये शुरुआत कहाँ से, क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। क्या अगर वो खोज नहीं हुई होती तो क्या हमको कोशिका नहीं पढ़नी पड़ती? ठीक है, तो चलिए जानते हैं, आज जानने की कोशिश करेंगे। चलो, तो बेटा जो सेल वर्ड है, सेल, एक वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक साहब, कौन थे? रॉबर्ट हुक साहब। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि आप लोग अक्सर देखोगे बेटा जो इत्र आता है, इत्र की जो शीशी रहती है, तो उसमें आप देखोगे कि लकड़ी का ढक्कन लगा रहता है। ठीक है ना, लकड़ी का ढक्कन रहता है, मतलब कि ये हमारी इत्र की शीशी हो गई। और इस टाइम में आपने देखा होगा कि लकड़ी का एक ढक्कन लगा रहता है जिससे वो ढका रहता है। तो बेटा वो जो लकड़ी का ढक्कन था उसको उन्होंने ले जा करके जब वहाँ अध्ययन किया अपने माइक्रोस्कोप में, तो उन्होंने उसके कुछ ऐसी संरचना देखा। ये बेटा बेंजीन रिंग है, ठीक है ना। ओके, ये अपनी बेंजीन है बेटा। इस तरह उन्होंने बहुत जिस तरह मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे खाली स्थान भरे रहते हैं, पूरा कोटर जैसा बना रहता है। सेम उन्होंने इस तरह की संरचना को देखा और जब इसको डीपली अध्ययन किया तो उसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनेली देखा, विभिन्न प्रकार के अंगों को विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग हैं उनको देखा। तो बाद में उन्होंने इसका डीप अध्ययन किया। इसीलिए कोशिका जो शब्द है सबसे पहले किसने दिया? रॉबर्ट हुक साहब ने दिया। किसने दिया सबसे पहले? रॉबर्ट हुक ने दिया। कब दिया? 1665 में दिया। बेटा चूंकि कोशिका के बारे में सबसे पहली जानकारी हमें रॉबर्ट हुक साहब ने दिया और कोशिका के बारे में डिटेल अध्ययन किए, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। किसको? रॉबर्ट हुक साहब को। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलो मिटा दो इसको। तो बेटा जो हमारी ये कोशिका थी ये मधुमक्खी के छत्ते के समान जो लकड़ी का उन्होंने कार्क देखा था, उसकी जो संरचना थी ऐसी थी। बाद में जब इसको डीपली ले जा करके वहाँ माइक्रोस्कोप में अध्ययन किया तो वो देखते हैं कि अरे ये लकड़ी का कार्क नहीं है, अरे इसमें तो बहुत सारी छोटे छोटे कोशिकाएं हैं। बाद में समय परिस्थिति के अनुसार भिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आते गए, जैसे पैलाडे आ गए, डी डुबे आ गए, अल्टमान आ गए, बिंडा आ गए। ठीक है ना, ये सभी वैज्ञानिक आते हैं और समय समय पर इन सभी का अध्ययन करते हैं। फिर बाद में कोशिका की वो जो बेसिक चीज़ थे वहाँ से इसका विकास क्रम आगे शुरू होता है। ठीक है, हम सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम आपको कोशिका के बारे में बृहद जानकारी देंगे। आपके कोई सा भी क्वेश्चन, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे किसी भी वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और जो बच्चे 11th और 12th में पढ़ते हैं, जिनको लगता है कि ये चीज़ें बायोलॉजी मेरे कभी समझ में नहीं आएगी, तो उनके लिए तो बेटा ये रामबाण है। कि चल कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें आप उनको लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पेपर में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। लिख लीजिए सबसे पहले जो सेल टर्म है, सेल, ये जो टर्म में दिया गया है, ये जो सेल शब्द है, शब्द किसने दिया सबसे पहले? बेटा इसको सबसे पहले सेला शब्द बोला गया था। किसने बोला? सेला बोला था। और सेला बोला किसने था? सेला किसने बोला था? देख लीजिए, सेला किसने बोला था? तो सेला आपके बोले थे हार्विक ने। किसने बोला था? हार्विक ने बोला था। हार्विक साहब ने सेल शब्द का टर्म यूज किया था।
सेल शब्द किसने सबसे पहले यूज किया? हार्विक ने। बाद में रॉबर्ट हुक साहब ने उसको अच्छे से अध्ययन किया और फिर डीपली अध्ययन किया, तो इसी कारण इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। ओके, फिर एक बार जहाँ लिख लो उसको, इसको भी लिख लो, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर, मिटा दो उसको, चलो, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक है। कोशिका विज्ञान की पितामह कौन है? रॉबर्ट हुक है। ये बात समझ आ गई? फिर लिख लीजिए, मिटा दो उसको, आगे लिख लीजिए, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है? लिख लीजिए उनका नाम, लिख लीजिए, कौन है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी? स्वेंसन है। ठीक है, लिख लीजिए स्वेंसन, SWANSON, स्वेंसन है। स्वेंसन है। ठीक है, फिर लिख लीजिए फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? A.K. शर्मा है। कौन है? A.K. शर्मा। फिर लिख लीजिए, एक बेटा साइटोलॉजी से संबंधित एक शाखा विज्ञान की और है साइटोजेनेटिक्स। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए क्या होता है साइटोजेनेटिक्स। ये भी दो वर्ड से है, एक में साइटो है और एक जेनेटिक्स है। ठीक है ना, जेनेटिक्स का मतलब होता है बेटा आनुवांशिकी, यानी जीन से संबंधित विज्ञान। जीन से संबंधित जो विज्ञान होता है उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। हम अच्छे से डिटेल में अध्ययन करेंगे इसका भी। तो बेटा जो साइटोलॉजी कोशिका है, कोशिका की जो आनुवांशिकी प्रकृति है उसके बारे में जो शाखा है उसको साइटोजेनेटिक्स बोलते हैं। रिलेटेड इसी से है। ठीक है, लिख लीजिए उसके भी फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स। कोशिकीय आनुवांशिकी के पिता कौन है? लिख लीजिए H.J. मूलर हैं। H.J. मूलर साहब हैं। ठीक है, तो बेटे ये कुछ फादर हैं, पिता हैं, तो इनके बारे में आपको नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं कि आखिर कोशिका क्या है। मिटा दो उसको। मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि कोशिका क्या है, मैंने आपको उसका बेसिक चीज़ बताया था। अब उसके बारे में हम आपको अच्छे से और डिटेल करके बताएंगे। ठीक है, मिटा दो उसको। चलो इरेज कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए। बेटा ध्यान से देखना। हम मान लेते हैं ये हमारी एक कोशिका है। अभी हम बेटा इसका संरचना बनाएंगे। ये कोशिका है, इस कोशिका में डिवीजन हुआ। ठीक है ना, कोशिका में डिवीजन हुआ। तो कोशिका में डिवीजन होता है यानी कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका अपने ये कोशिका थी, ये कोशिका दो भागों में डिवाइड हो गई। कोशिका अपनी दो भागों में डिवाइड हो गई। तो बेटा ध्यान से देखना, ये वाली जो कोशिका है, ये वाली जो कोशिका, चूंकि ये मेन कोशिका है, इसी कोशिका से हमारी ये दो कोशिकाएं बनी है। जब ये कोशिका विभाजित, तो बेटा कोशिका विभाजन की जो अवस्था होती है 3 प्रकार की होती है, एमाइटोसिस, मियोसिस और कौन सी होती है?
और माइटोसिस होती है, ठीक है ना। असूत्रीय विभाजन, सबसूत्रीय विभाजन और अर्धसूत्रीय विभाजन हम अच्छे से पढ़ेंगे, आप सिर्फ शब्द सुन लो बस कि कोशिका में विभाजन भी होता है। कोशिका है, ये कोशिका अपने आप में बट गई दो भागों में, ये दो भागों में बट गई। तो बेटे ये जो मेन वाली कोशिका थी जिससे ये दोनों बटी है, इसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल्स। पेरेंट यानी माता पिता। इन कोशिकाओं की माता पिता कौन है? ये कोशिका है। तो इनको क्या बोलते हैं? पेरेंट सेल्स, हिंदी में मातृ कोशिका। ये कौन सी कोशिका हो गई? मातृ कोशिका। और ये बेटा ये जो दो कोशिकाएं बनी है, ये दो कोशिकाएं बनी, इनको हम बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोलते हैं? ये है अपनी डॉटर सेल। डॉटर यानी क्या होगा? पुत्री। ये हो गई अपनी पुत्री सेल, पुत्री कोशिका। ये बात समझ में आ गई कि आपको किताबों में अक्सर लिखा मिल जाता है ना कि मातृ कोशिका, डॉटर सेल क्या होती है, मातृ सेल क्या होती है, पेरेंट सेल। तो बेटा जो एक मेन कोशिका रहती है जिसके कारण वो जो डिवाइड होकर के दो छोटी छोटी कोशिकाएं मतलब दो नहीं बनाती, बहुत सारी बनाती, मैंने दो एग्जाम्पल के लिए बनाया है, ठीक है। तो जब पेरेंट सेल डिवाइड होती है तो फिर क्या बना लेती है? अपनी डॉटर सेल बना लेती है। डॉटर सेल को ही पुत्री कोशिका बोलते हैं, जो पेरेंट सेल होती है उसको मातृ कोशिका बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब बेटा ये जो कोशिकाएं हैं इनमें भी डिवीजन हो गया, इनमें भी डिवीजन हो गया, फिर इनमें भी डिवीजन हो गया। बेटे इसी तरह डिवीजन होते होते बहुत सारी सेल हो जाती है, बहुत सारी सेल हो जाती है और बहुत सारी सेल गुच्छा हो जाते हैं, मतलब एक ग्रुप बना लेती है, ग्रुप बना लेती हैं। और ये ग्रुप बना लिए, ग्रुप बना लिए, ग्रुप बना लिए, और इसी ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं? जो बहुत सारी कोशिकाएं गुच्छा होकर के मतलब इकट्ठा हो जाते हैं तो एकदम गुथ टाइप की जाती हैं और एक विशेष प्रकार का संरचना बना लेती हैं, तो उसको हम क्या बोलते थे? टिश्यू बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू, ठीक है। तो यानी टिश्यू क्या है? टिश्यू क्या है? ये ग्रुप ऑफ सेल है, कोशिकाओं का समूह है। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है, जो कि कोशिकाओं का समूह। अब बेटा सेम यही कहानी, जब बहुत सारे टिश्यू, ये बहुत सारे टिश्यू हैं, 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 ये बहुत सारे टिश्यू, जब ये बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो ये पूरा हमारा क्या बन जाता है? ऑर्गन बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑर्गन बन जाता है। बेटा इसे जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम मान लिए हाथ, हैंड, ये आपका हो गया हाथ, हाथ की कोशिका, हाथ हमारा बन गया। सेम इसी तरह ये हमारा पैर वाला, ये पैर बन गया, ठीक है ना। पैर में बहुत सारे टिश्यू जुड़ करके पैर बना लिए। फिर ये बना लिए आँख, ये नाक, ये पेट, मतलब पूरा का पूरा ये अंग बना लिए, पूरा का पूरा अंग बन गया। बेटे जब ये पूरा अंग बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। और ये पूरा अंग जो पूरा शरीर है, इस पूरे शरीर में यही छोटे छोटे अंग आपके शरीर में है। संरचना कहाँ से बन रही है? कोशिका से बन रही है। कोशिका क्या होती है? डिवाइड होकर के दो सेल बनाते हैं, मतलब कि बहुत सारी सेल डिवीजन के माध्यम से बनती है। धीमे धीमे उनमें भी डिवीजन होता है, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8, 8 से 64, इसी तरह करके ये बेटा डिवाइड होकर के टिश्यू बना, गुच्छे ग्रुपों में एकत्रित हो जाती है, जिससे हमारे टिश्यू बन जाते हैं। टिश्यू जो बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो टिश्यू से ऑर्गन बन जाता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और फिर हमारा क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? बॉडी बन जाती है। बात समझ में आ गई? अच्छा हाँ, एक चीज और बेटा ध्यान से सुनना, ये जो हमारी सेल है, इस सेल को हम जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। पेरेंट तो बोलते ही हैं, आप इसको ध्यान लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए। ये है अपने क्या? जाइगोट। आगे जब हम आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें जो हमारा मेल गैमीट होता है और फीमेल गैमीट होता है, गैमीट, तो बेटा जब वो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में क्रॉस करते हैं, जब जो मेल होते हैं, मेल के जो स्पर्म होते हैं और फीमेल के जो ओवा होती है, वो जो आपस में मिल जाते हैं तो उससे जो एक सेल बनती है, उसको हम जाइगोट बोलते हैं। हिंदी में युग्मनज,
ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी युग्मनज है, ये हमारी युग्मनज है, जाइगोट है। जाइगोट में डिवीजन हुआ, सेल बनी, सेल ये डिवाइड होकर बहुत सारे सेल बने, और जब यही सेल गुच्छे में हो गई तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं, तो बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं, तो उसको हम ऑर्गन बोलते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और फिर पूरे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के हमारा क्या बना लेते हैं, बॉडी बना लेते हैं। हमारे पूरे शरीर की संरचना हो जाती है किससे, जाइगोट से। ये बात समझ में आ गई है, कोई क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको क्लियर है ना। चलो आगे बात करते हैं हम। बेटा जो भी चीजें आपको समझ में ना आ रही होंगी तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, हम आपका उत्तर जरूर देंगे। तो प्लीज आप हमारी इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। जो भी विद्यार्थी साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, जो मैथ लिए हुए हैं अथवा जो कॉमर्स लिए हुए हैं या जो आर्ट लिए हुए, उनके लिए तो बेटा ये वीडियो एकदम रामबाण ही साबित होगा। ठीक है, चलो अब आगे बात कर लेते हैं कि हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये बता चुका हूँ कि सेल की डिस्कवरी कैसे होती है। सेल में एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक साहब, वो वुडन लकड़ी का कॉर्क लिए हुए थे। उस कॉर्क को ले जा करके उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उनको कुछ छत्ते जैसे, मधुमक्खी के छत्ते जैसे बेंजीन रिंग जैसी संरचना देखने को मिलती है, और जब उसका वो डीप अध्ययन करते हैं तो उसमें उनको छोटे छोटे कोशिकांग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने वो जो छोटे छोटे छत्ते दिखे थे उसको क्या बोल दिया, सेला बोल दिया। क्या बोल दिया, सेला बोल दिया। और धीमे धीमे फिर बाद में उसका विकास होता गया, समय परिस्थिति के अनुसार विभिन्न समय समय पर वैज्ञानिक आते गए, और ये विज्ञान हमारी आज वर्तमान में बहुत विकसित रूप में पहुंच गई। ये बात समझ में आ गई है। चल अब ध्यान से देखना, एक वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन एवी ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इनकी थोड़ी सी कहानी आपको सुना दे रहा हूँ बेटा। कुल मिला के मैं कहानी इसलिए बना रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से स्थापित हो जाए। ठीक है ना। तो एक वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहॉक साहब थे। ठीक है, ये नहा रहे थे तो क्या होता है, जब साबुन लगा रहे थे तो इन्होंने अपने हाथ में देखा तो बहुत सारी कुछ काली काली चीज़ें इनके हाथ में दिखी। जैसे आप बेटा आज भी देखो, आप जब नाखून नहीं काटे तो आपके नाखून में काले रंग के कुछ पदार्थ भर जाते, गंदे अनवांटेड थिंग्स जो रहते हैं वो भर जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो आपके नाखून में काले रंग से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जब ल्यूवेनहॉक साहब के हाथों में भी ऐसा हुआ तो वो जा करके उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं बेटा, तो उनको ये पता चलता है अरे ये तो छोटे छोटे इसमें कीड़े हैं, तो बैक्टीरिया है इसमें। ठीक है, इन्होंने 1676 में सबसे पहले क्या किया कि जब अपना जो नाखून में जो कचरा भरा हुआ था उसका ले जा करके माइक्रोस्कोप में अध्ययन किया, तो उन्होंने देखा कि अरे इसमें तो कुछ हलचल हो रही है, अरे ये तो बैक्टीरिया है। तो बेटा सबसे पहले इन्होंने उसे क्या बोल दिया, माइक्रोब बोल दिया, माइक्रोब। ठीक है ना, क्या बोल दिया, माइक्रोब बोल दिया। माइक्रोब यानी होता है सूक्ष्म जीव, उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, सूक्ष्म जीव। जो हमारे नाखूनों में भरे हुए थे उसको उन्होंने क्या बोल दिया, सूक्ष्म जीव बोल दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि माइक्रोब की खोज, माइक्रोबियल की खोज किसने की है, तो ल्यूवेनहॉक ने किया है, और बाद में उसी को उन्होंने क्या बोल दिया, बैक्टीरिया बोल दिया। तो बैक्टीरिया की खोज भी किसने किया, ल्यूवेनहॉक ने किया। फादर ऑफ बैक्टीरिया, इसी कारण बेटा इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। जो बैक्टीरिया विज्ञान के पिता हैं वो कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, क्योंकि सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज इन्होंने ही किया था। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। ओके, ये चीज़ें समझ में आ गई बेटा। इसके अलावा इन्होंने कुछ और चीज़ों की भी खोज किया, लिख लीजिए। उसको बोलते हैं स्पर्म सेल। स्पर्म जो शुक्राणु होता है, जो पुरुषों में जो जनन कोशिकाएं होती हैं जिनको हम स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म सेल, इसकी खोज भी किसने किया है, ल्यूवेनहॉक ने किया है। लिख लीजिए। इसके अलावा कुछ और चीज़ों की खोज किया है, लिख लीजिए। आरबीसी, रेड ब्लड कैप्सल्स, या रेड ब्लड कैप्सल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं,
तो लाल रक्त कणिकाओं की खोज भी किसने किया है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया है। आगे लिख लीजिए, कुछ और खोजें किया है। प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ की खोज भी किसने किया है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया है। ठीक है ना, जो मच्छर की जो प्रजाति है वो प्रोटोजुआ में ही है। ठीक है ना, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किसका खोज किया? माइक्रोब का खोज किया, बैक्टीरिया का खोज किया, स्पर्म सेल का वो किया, आरबीसी का किया और प्रोटोजुआ का किया। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। कब करते हैं? 1676 में। ये बात समझ में आ गई बेटा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एक चीज और बेटा, इनकी बहुत फेमस किताब है, अक्सर पेपरों में किताब पूछी जाती है, लिख लीजिए उसका। इनकी एक बुक है, लिख लीजिए, उसको बोलते हैं सीक्रेट ऑफ नेचर। ये उनकी एक बुक है। इनकी एक बुक का नाम क्या है? सीक्रेट ऑफ नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, लिख लीजिए, पेपर में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, चलो लिख लो इसको। अब यहाँ पे बेटा हम आपको कुछ चीजें और बता दें। जैसे जब बैक्टीरिया खोजा गया भाई, पहले तो अपनी कोशिका खोजी गई थी। ठीक है, हालांकि कोशिका वो कैसे थे? नॉर्मल कोशिका, तो उसमें ज़्यादा उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था। बाद में जब एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक आते हैं तो इसको जब डिटेल में खोजते हैं तो उन्होंने एक कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट देखे, कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव देखे, जिसको उन्होंने माइक्रोब नाम ले दिया और फिर बाद में उसका उन्होंने क्या बोल दिया? बैक्टीरिया बोल दिया। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला जो पहली सेल है, पहली लिविंग थिंग, जो हमारी सजीवों की पहली सेल है, वो कौन सी? बैक्टीरिया की सेल है। सबसे पहले किसकी सेल खोजी गई है इस पृथ्वी में? बैक्टीरिया की सेल खोजी गई। लिख लो इसको, बैक्टीरिया सेल की जो खोज हुई है वो सबसे पहले हुई है। ओके, शन बिठा दो उसको। सीक्रेट ऑफ नेचर क्या है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक की बुक है, जो बहुत फेमस है, जिसके कारण इनको बहुत प्रसिद्धि हुई। चलो इसको मिटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखो बेटा, अब सेल के हम प्रकार देख लेते हैं। पहले तो सेल थ्योरी देख लो। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, आखिर ये कोशिका सिद्धांत क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, जो सेल से संबंधित क्या होता है, समय समय पर क्या हुआ कि जो लोगों के द्वारा थ्योरी दी गई, जो लोगों के द्वारा चीजें बताई गई, उसी को हमने सेल सिद्धांत बोल दिया, सेल थ्योरी बोल दिया। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना, हमारे दो वैज्ञानिक थे, एक थे शेल्डन, स्लेडन उनको बोलते हैं, शेल्डन भी आप लिख सकते हो, और एक थे स्वान। कौन थे? शेल्डन थे और स्वान थे। ठीक है, शेल्डन जो स्वान थे बॉटनिस्ट थे, ये पौधों से संबंधित खोज करते थे, और जो स्वान थे ये जूलॉजिस्ट थे, ये जंतु वैज्ञानिक थे, जंतुओं से संबंधित खोज करते थे, और ये स्वान थे बॉटनी से संबंधित खोज करते थे। ठीक है, तो बेटा ये 1839 में सबसे पहले स्वान साहब ही खोज कर रहे थे, चूंकि पहले ही सेल थ्योरी आ चुकी थी, कोशिका के बारे में लोगों को जानकारी हो चुकी थी, तो उसी चीज को आगे बढ़ाते स्वान साहब ने इसका अध्ययन किया। तो उन्होंने देखा कि
इस टाइप की बेटा उन्होंने एक संरचना देखा। इस टाइप की उन्होंने संरचना देखा। तो बेटा ये जो एक बाहरी संरचना दिख रही है, जो बाहरी संरचना दिख रही है, इसको उन्होंने सेल वॉल नाम दे दिया। ठीक है ना, क्या नाम दे दिया? सेल वॉल दे दिया। ठीक है, ये वैज्ञानिक है स्वान साहब। स्वान साहब से पौधों के बारे में खोज करने लगे, तो उन्होंने जो पौधे की कोशिका देखी तो उसमें उन्होंने सेल वॉल देखा। ठीक है, बाद में सेल्डन ने भी जो जंतुओं की कोशिका में खोज किया तो उसमें उन्होंने देखा कि सेल वॉल पाई ही नहीं जाती है। सेल वॉल तो सिर्फ पौधों में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान से रखना मेरी बात, इस बात को। ठीक है, चलो, इन्होंने इतनी चीज़ें देखा। इन्होंने जंतुओं के बारे में, जो जंतुओं की कोशिका थी इसके बारे में खोज किया, और जो बॉटनी, ये जो स्वान साहब थे, पौधों की जो कोशिका थी उनके बारे में इन्होंने सेल वॉल के बारे में खोज किया। ओके, आगे एक वैज्ञानिक फिर आते हैं कुछ समय बाद। एक वैज्ञानिक आते हैं फिर, कौन है? रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव। इन्होंने एक वर्ड दिया बेटा, ध्यान देना, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, उन्होंने एक वर्ड दिया, ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूलर। सेल्यूलर यानी होता है सेल, यानी सेल टू सेल। ई का मतलब होता है टू। रुडोल्फ विर्चोव आते हैं 1855 में, आप लिख लीजिए 1855 में। एक ये वैज्ञानिक आते हैं रुडोल्फ विर्चोव। ये बोलते हैं कि बेटा ये जो कोशिकाएं हैं ये सेल टू सेल है। कहने का मतलब होता है कि अपनी ही कोशिकाओं से बनती हैं। इनका जो विकास हो रहा है वो एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल, तीसरी से चौथी सेल। कहने का मतलब हुआ बेटा कि ये जो प्रत्येक सेल है एक दूसरे से ही मिलकर बनी होती है। सेल टू सेल यानी एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी से तीसरी सेल। तो उन्होंने ये सबसे पहले ये बताया। और ओमनी का मतलब होता है, ओमनी का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग। प्री एग्जिस्टिंग हिंदी में बोले तो जो पहले से कोशिका है, पूर्ववर्ती कोशिका, हिंदी में पूर्ववर्ती। तो जो प्रत्येक कोशिका है, प्रत्येक कोशिका है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से, जैसे मैं हूँ, मेरे शरीर की जो कोशिका है, हमसे पहले कौन है ना? मेरे मम्मी पापा बने। मेरे मम्मी पापा की सेल के पहले कौन है? उनके मम्मी पापा, फिर उनके मम्मी पापा, फिर उनके। तो इसी तरह बेटे ये सीक्वेंस चला आ रहा है। तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि जो प्रत्येक कोशिकाएं होती हैं, प्रत्येक कोशिकाएं होती हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, अपनी पुरानी कोशिकाओं से बनती है, अपनी माँ की कोशिकाओं, पेरेंट सेल से बनती है। पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनेंगे, फिर वो डॉटर सेल कभी डॉटर सेल होगा, फिर उस डॉटर सेल का भी डॉटर सेल होगा, फिर उसका भी डॉटर। तो कुल मिला के जो अपनी कोशिकाएं बनती चली आ रही है, ये जो कोशिकाएं बनती चली आ रही है, जो कोशिकाएं बनती चली आ रही है, ये किससे बन रही? अपनी पहली कोशिकाओं से बनती चली आ रही है। बात समझ में आ गई? लिख लो सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा, इसको मिटा दूं। बेटा ये जो कोशिका है ना, इनकी संख्या हमारे शरीर में अरबों खरबों में, आप काउंट नहीं कर सकते हो। 4 मेन बातें हैं सेल थ्योरी में, पहले लिख लीजिए। सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। सेल क्या है? जीवन की मूलभूत संरचना है। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर कौन सी है? सेल है। तो पहली चीज क्या हो गई? हमारे इस पूरे जीवन की बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जो मूलभूत संरचना है, हमारे पूरा शरीर किससे बना है? सेल से बना है। तो पहला सिद्धांत ये हुआ। दूसरी बात लिख लो, सेल इज ए structural and functional unit of life।
जो कोशिका है वो जीवन की कैसी है, संरचनात्मक है और कार्यात्मक इकाई है। हमने दो बातें आपको बताई। पहली चीज़ ये बताइए कि जो हमारा का पूरा जीवन है वो कोशिकाओं से बना है, कोशिकाएं ही उसकी बेसिक चीज़ क्या है, कोशिकाएं हैं। मूलभूत संरचना क्या है, कोशिकाएं। और जो हमारे पूरे शरीर की संरचना है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, पूरे जीवन हमारा, उसका जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है वो क्या है, कोशिका है। ठीक है, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज आप लिख लीजिए, वही वर्ड ओमनी सेल्यूला, यानी कि हिंदी में आप लोग लिख लीजिए, प्रत्येक कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। प्रत्येक कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनती है। ठीक है ना, आप इसको ऐसे यहाँ पे बगल चित्र बनाए, जैसे ये पेरेंट सेल हो गई, ये क्या हो गई, पेरेंट सेल। इस पेरेंट सेल से डॉटर सेल बन गई, फिर इसकी भी डॉटर सेल बन गई, इसकी भी डॉटर सेल बनी। तो ये जो भी कोशिकाएं बन गई, ये वाली कोशिका इससे बनी, ये कोशिका इससे बनी, ये कोशिका अपने पहले वाली कोशिका से मिलकर बनी। तो बेटा इस ओमनी सेल्यूला का मतलब होता है बेटा सेल, और इसका मतलब होता है टू, यानी सेल टू सेल। इस सेल का निर्माण इस सेल पहले वाले सेल से हुआ, फिर इसका भी इसके पहले वाले सेल से हुआ। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ये तीसरी बात होगी। चौथी चीज लिख लीजिए, प्लांट है सेल वॉल। ठीक है, कि जो पौधे हैं, पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है। पौधों की कोशिकाओं में क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, तो बेटा जो हमारी सेल थ्योरी दी गई उसमें यही चार मेन बातें बोली गई। पहली चीज कि प्रत्येक शरीर है, प्रत्येक जो जीवन है उसकी जो मूलभूत संरचना है वो कोशिका है। दूसरी चीज है जीवन की कार्यात्मक और जो संरचनात्मक इकाई वो सेल है। तीसरी चीज है प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और चौथी चीज है कि जो हमारी पौधों की कोशिकाएं होती हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है, जबकि जंतुओं में नहीं पाई जाती है। एब्सेंट इन एनिमल सेल, जो सेल वॉल होती है एब्सेंट इन एनिमल सेल। ओके, चलो तो सेल थ्योरी आपको समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। मिटा दो उसको। बेटा बायोलॉजी ऐसी सब्जेक्ट है कि इसमें हमको इंग्लिश के टर्म यूज करने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। और फिर बेटा आप बड़ी को कक्षाओं में जा रहे हो, कल को आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो फिर वहाँ पे आपको कम से कम बेसिक इंग्लिश तो आनी जरूरी है। सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि बायोलॉजी में बेटा इंग्लिश का ज़्यादा उपयोग किया गया है। आप चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही, इसलिए बेटा हम उसके हिंदी टर्म्स भी बोल रहे हैं और इंग्लिश टर्म्स भी बोल रहे हैं। तो प्लीज़ आप उसको बैलेंस बनाने की कोशिश करिएगा। चलो अब आगे बात करते हैं सेल की टाइप्स की। सेल टाइप्स या टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है बेटा, लिखो मेनली दो प्रकार की सेल होती हैं। एक को बोलते हैं प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव यानी होता है प्रोकैरियोटिक। और एक होता है आपका एडवांस सेल। या इसी को हम बोलते हैं, एडवांस आप ना करके लिख लो यूकैरियोटिक।
ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल हो गई, आप प्रिमिटिव सेल बोल सकते हैं, हिंदी में लिख लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल, और इसको लिख लीजिए यूकैरियोटिक सेल। बेटा कैरियो का मतलब होता है केंद्रक, कैरियो का मतलब क्या होता है, केंद्रक, ठीक है। तो दो प्रकार की सेल हो गई, ठीक। अब बेटा ये जो यूकैरियोटिक सेल है ये अपने दो भागों में डिवाइड है। एक तरफ लिख लीजिए प्लांट सेल, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, हाँ प्लांट सेल, और दूसरा लिख लीजिए एनिमल सेल, एनिमल सेल। पादप कोशिका, पौधों की कोशिका, और जंतुओं की कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, लिख लीजिए इसको, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, एक प्रकार से इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं यूनिसेल्यूलर, ठीक है। आप हिंदी में लिख लीजिए एक कोशिकी, एक कोशिका, और ये हो जाएगी एक आपका हो जाएगा मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, फर्स्ट इज प्रिमिटिव एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव का मतलब होता है बेटा कि जब हमारी ये पृथ्वी बनी थी, तो पृथ्वी बनने के साथ साथ जो पहली सेल बनी थी, जो यूनिसेल्यूलर था, यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है एक कोशिका, बेटा सिर्फ एक कोशिका बनी थी। जब हमारा यह पृथ्वी बनी तो जो जलमंडल था, उस जलमंडल में सबसे पहले एक कोशिकीय जीव आए। सबसे पहले कौन जीव आते हैं, एक कोशिकीय जीव आते हैं। तो बेटा जो ये एक कोशिकीय जीव आए थे, बेटा आप ही बताओ कि जब आप एकदम इनिशियल लेवल में रहते, शुरुआती अवस्था में रहते हो, छोटी अवस्था में रहते हो, तो आपके माइंड का क्या विकास हुआ रहता है, आपकी बॉडी का विकास हुआ रहता है, बिल्कुल नहीं हुआ रहता। ठीक उसी प्रकार जो हमारी पहली कोशिकाएं थी, जो प्रिमिटिव सेल थे, ये बहुत प्राचीन थे, मतलब कि प्राइमरी लेवल में थे, इनका विकास एकदम अभी ग्रोइंग अवस्था में था। तो इनमें ज़्यादातर ये क्या थे, ज़्यादा डेवलप नहीं थी। इनका जो केंद्रक था बेटा, इनमें जो केंद्रक था, ना तो केंद्रक कला थी, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती वो नहीं पाई जाती थी। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आप सिर्फ अभी इतना जान जाओ कि जो प्रिमिटिव सेल है वो कैसे थी, प्राचीन प्रकार की सेल थे, जिसमें कोई विकसित संरचना नहीं थी, सब मतलब कि अविकसित ही रूप था, केंद्रक कला नहीं थी, जो गुणसूत्र वाले पदार्थ थे सब बिखरे हुए थे, राइबोसोम 70s प्रकार का था, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, क्लोरोप्लास्ट नहीं था, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं इनमें उपस्थित नहीं थी, एकदम नॉर्मल था। एक आध दो तीन चार ये जो इसके ऑर्गन थे वो कोशिकांग थे वही मौजूद थे। कुल मिला के आप इतना जान जाओ, जो हमारी प्रिमिटिव सेल थी वो बहुत विकास की अवस्था में थी, विकास की अवस्था में तो उसका ज़्यादा विकास हुआ नहीं था, ठीक है। और इसी का धीमे धीमे जब विकास होने लगा तो वह यूकैरियोटिक में बदल गई। अब यूकैरियोटिक का हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई बेटा। यूकैरियोटिक का मतलब होता है, यू का मतलब होता है सुस्पष्ट, यू का मतलब क्या होता है, सुस्पष्ट। और कैरियो शब्द जहाँ भी आएगा, कैरियो शब्द जहाँ भी आएगा तो आप जान जाना वो केंद्रक की बात कर रहा है। तो वह कोशिकाएं जहाँ एकदम सुस्पष्ट अच्छे से विकास की अवस्था में जो केंद्रक जो विकसित अवस्था में केंद्रक पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है। चलो इनके बारे में अब हमको अच्छे से पढ़ना है। कुछ बेसिक चीजें हैं बेटा, उनको आप लिख लो, मिटा दो उसको, फिर आगे हम इनके बारे में डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए जो पेपर में पूछे जाते हैं, स्टार बना करके लिख लीजिए। द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका, पूरे ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, बताओ आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना।
हालांकि उत्तर हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन बेटा आप ईमानदारी के साथ अगर आपको पता होगा तो आप उसका उत्तर जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो लिख लीजिए सबसे इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे जो छोटी कोशिका लिख लीजिए, उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप जान जाओ। ये एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया है। बेटा किताबों में आप सिर्फ माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ही पढ़े होंगे, हम आपको वो चीज़ें भी पढ़ी होंगी जो आप कभी सुने नहीं होंगे, ठीक है ना। इसलिए हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग सब्सक्राइब अब नहीं करा रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, उससे और आगे बढ़ाइए, तभी तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। अगर आप लोगों का सहयोग बना रहा तो कल को ये मेरा प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा और फिर हो सकता है हम आपको डिजिटल ब्लैक बोर्ड में पढ़ाना प्रारंभ कर दें, ठीक है। तो बेटा हमारा ये जो माइकोप्लाज्मा था ये क्या था, एक प्रकार का बैक्टीरिया था। क्या था, एक प्रकार का बैक्टीरिया था। इसका जो साइज है, कितने उसका है, तो लिख लीजिए 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसका साइज कितना, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर। इसको एक चीज और बोलते बेटा, इसका एक नाम और है MLO। MLO लिख लीजिए इसका पूरा मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म। आज आपको मजा आ जाएगा, कोई सभी क्वेश्चन बेटा आपके छूटेंगे नहीं। मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म भी इसे हम बोलते हैं, किसको, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को। ओके, एक चीज और बोलते हैं इसको, लिख लीजिए माइकोप्लाज्मा है बेटा पूरा, मैं माइकोप्लाज्मा के बारे में भी डिटेल से डिस्कस कर रहा हूँ। एक इसको बोलते हैं PPLO, लिख लीजिए। प्योली निमोनिया। आप पॉली लिख लो, पॉली निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पॉली निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। PPLO, P यानी पॉली, P यानी निमोनिया। निमोनिया की स्पेलिंग बेटा P से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना। पॉली निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को। ये बात समझ में आ गई है। चलो आगे बात करते हैं। फिर इसी के बारे में और लिख लीजिए, इसको बेटा मोनेरा में रखा गया है। बेटा हमारा जो हमारा किंगडम है उसमें जो डिवीजन के बेटा जंतुओं को रखने का कुछ डिवीजन है, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। 5 प्रकार का जो डिवीजन किया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। आप अभी उतना मत जाओ, आप सिर्फ इतना जान जाओ कि जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है उसको हमने मोनेरा ग्रुप में रखा है। किस किंगडम में रखा है, मोनेरा किंगडम में रखा है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को कहाँ रखा है, मोनेरा किंगडम में रखा है, ठीक है। देख लो इसको, चलो इसको मिटा दें। चल कुछ बातें और हैं इसके बारे में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पेपर में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन एकदम रिपीट हुआ, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ बेटा, इसलिए आगे इन क्वेश्चनों को आप गलत नहीं करना है। तो इसको आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट जो अब मैं बताने हैं, लिख लो इसको।
इसे 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 माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को क्या कहा जाता है? जोकर ऑफ प्लांट और जोकर ऑफ एनिमल। प्लांट का जोकर भी कहा जाता है और एनिमल का जोकर भी कहा जाता है। जोकर क्या होता है बेटा? आप लोग को पता है, जिस प्रकार जो जोकर होता है वो अपने शारीरिक एक्सप्रेशन से, शारीरिक संरचना से लोगों को हंसाता है, ठीक है, लोगों के सामने हंसी का पात्र बना है। ठीक उसी प्रकार बेटे जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, इसकी जो शेप है और साइज है, इसका एक्सप्रेशन कंटिन्यू लगातार बदलता रहता है, इसीलिए इसे हम जोकर बोलते हैं। प्लांट का भी है और एनिमल का भी। ओके, चल ये चीज समझ में आ गई है। लिख लो इसको, आगे मिटा दो इसको। तो ये था बेटा पूरा हमारा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम के बारे में। अब माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम से कोई भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। जोकर ऑफ प्लांट या एनिमल एक प्रकार के बैक्टीरिया थी, बाद में इसको हमने मोनेरा ग्रुप में रख दिया, 0.1 से 0.5 इसकी जो साइज है। इसके अलावा ये हमारी सबसे छोटी कोशिका, पूरे ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका है। इसको माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम भी बोलते हैं, PPLO भी बोलते हैं, MLO भी बोलते हैं। चल मिटा दो। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट फिर लिख लीजिए जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। लिख लीजिए लार्जेस्ट सेल ऑफ ब्रह्मांड, लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका लिख लीजिए ऑस्ट्रिच सेल, या फिर हिंदी में लिख लीजिए शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा। ये बेटा पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सेल माना जाता है। पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सेल क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। लगभग बेटा 18 किलोग्राम के आसपास रहता है, ठीक है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा। ओके, चलो आगे लिख लो। अब अपने ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। पूरे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? लिख लीजिए उसको न्यूरॉन। न्यूरॉन पूरे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? न्यूरॉन है, जो कहाँ पाई जाती है? आपके ब्रेन से पाई जाती है और आपके पैरों तक जाती है, ठीक है ना। तो पूरे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? न्यूरॉन सेल है, ठीक है ना। तंत्रिका कोशिका, हिंदी में लिख लीजिए तंत्रिका कोशिका। हिंदी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए तंत्रिका कोशिका। मिटा दो उसको। लेकिन बेटा स्थित कहाँ रहती है? इसको आप ध्यान रखना, ये ब्रेन में है। आपके अगर कोई ये पूछ ले कि पूरे जो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल है वो कहाँ पाई जाती है, तो आप लिख लेना न्यूरॉन कहाँ है? ब्रेन में है, ठीक है ना। तो ब्रेन में स्थित है। चलो आगे लिख लो। अब लार्जेस्ट तो हमने पढ़ लिया। जब लार्जेस्ट